मणिपुरम राज्य के गांव में वीर प्रताप नाम के एक राजा रहते थे, जिनके घर में दो जुड़वा बेटे हुए। उनका नाम राम और श्याम था। दोनों ने अच्छी पढ़ाई की थी और 16 साल की उम्र तक बुद्धिशाली हो गए। एक दिन एक मंत्री महाराज के पास आकर कहते हैं, महाराज, आपके दोनों ही पुत्र होनहार हो गए। अब उचित समय आ गया कि उनका राज अभिषेक अब किया जाए। जी मंत्री जी, मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला था, लेकिन आपने पहले ही कह दिया। लगता है दोनों में से किसका राज तिलक करना है, आपने निर्णय बखूबी ले लिया है। फिर मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद राम और श्याम के बीच एक विवाद उत्पन्न होता है, जिन्हें सुलझाने के लिए दोनों अपने पिता के पास जा पहुँचते हैं। पिताजी, किसी बात के लिए ये मुझे गलत कह रहा है, क्या मैं गलत हूँ? आप ही बताइए। अच्छा, समस्या क्या है, पहले मुझे ये बताओ, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि तुम दोनों में से कौन सही है। पिताजी, हमारे राज्य में बहुत गरीबी है, तो मुझे लगता है सभी का भूख मिटाया जाए और सभी को खाना बांटा जाए। ये अच्छा तरीका है। क्या मैं इसमें सही हूँ ना? जी पिताजी, यदि कोई समस्या आ जाए तो हमें उसका हल निकालना चाहिए। अस्थायी योजना से समस्याएं हल नहीं होती हैं। लोगों की भूख मिटाना ही काफी नहीं होता है। यदि हम उन्हें खेती करना सिखाएं, अनाज उगाना सिखाएं, तो वो और लोगों को खेती करना सिखाएंगे। इससे हमारी प्रजा गरीबी से दूर हो रहेगी। अगर श्याम की बातों पे हम चलते हैं तो इस तरह तो गांव वाले आलसी हो जाएंगे और हमें गांव वालों को मुफ्त में खाना नहीं देना चाहिए। ये महाराज, भूख मिटाना ही काफी नहीं होता है, गरीबी जड़ से खत्म करना भी सही है। गरीबी मिट जाएगी तो प्रजा को हमारी क्या जरूरत होगी। इस तरह तो प्रजा हमें भूल जाएगी। मेरे ख्याल से श्याम ने जो कहा है, मैं उसकी बातों से सहमत हूँ। गरीबी मिटनी नहीं चाहिए। और राम ने जो कहा उससे मैं सहमत नहीं हूँ। और ये सारी बातें दोबारा मत कहना तुम। राज्य संभालने के लिए श्याम उचित है। इसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी है। और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द आप श्याम का राज अभिषेक करने की तैयारी करें। ये कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महाराज श्याम का पक्ष तो लेते हैं, लेकिन राम का अपमान भी बहुत करते हैं। राम से ये सहन नहीं होता है, इसलिए सादी पोशाक पहनकर वो राजमहल से निकल जाता है। राम दुखी होकर एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता है और साथ में अपना नाम भी बदलकर विजय रख लेता है। जब एक दिन विजय एक रास्ते से गुजर रहा था, एक महर्षि पौराणिक कथा सुना रहे थे। वहाँ गांव वाले सभी सुन रहे थे। तभी विजय भी एक कोने में बैठकर कथा सुनने लगा। पौराणिक कथाओं को इतनी अच्छी तरह से सुनाते हैं कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ये इस तरह से सुनाते हैं। ये महर्षि आखिर है कौन? ओहो, ये महर्षि, ये तो शिव मंदिर के पुजारी है, बहुत बड़े पुजारी। सरस्वती नाम की इसकी एक बेटी है, लेकिन उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता है। इसी बात से ये बहुत चिंतित रहते हैं और परेशान भी बहुत रहते हैं। उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता है। कथा समाप्त होते ही विजय महर्षि के पास जा पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करता है। महर्षि, आपने जो कथा सुनाई उससे मेरी कई सारी समस्याएं दूर हो गई। इससे पहले मैं सोचता था क्यों ना मैं सन्यासी बन जाऊं, लेकिन इससे मुझे मोक्ष प्राप्त होता। लेकिन संसारिक जीवन भी बहुत ही अच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहने आया हूँ। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस गांव से आए हो? और तुम्हारी जाति क्या है? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? गुरुजी, मेरा नाम क्या है, मैं किस जाति का हूँ और मेरे माता पिता कौन है, मैं नहीं जानता। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मैं अलग अलग जगहों पे घूमता हूँ और नई बातें जानने की रुचि रखता हूँ। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम मेरे घर चल के प्रतिदिन कथाएं सुनो, तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाएगा। उसके बाद विजय ऋषि मुनि के घर जाते हैं। उनकी बेटी सरस्वती, जिसके मन में किसी भी पुरुष के लिए कोई भावनाएं नहीं थी, विजय को देखकर उसके मन में गलत विचार आता है और एक दिन उसका पीछा करते हुए कुएं तक जा पहुंचती है।
तौर पे मैं पुरुषों से नफरत करती थी, इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की और मैं नहीं जानती थी कि पुरुष इतने भी सुंदर होते हैं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तुम्हारे पिताजी मेरे गुरु समान है, इस नाते तुम मेरी बहन समान हुई। और इस तरह की भावनाएं इस उम्र में आती हैं। अपनी भावनाओं को दबा के रखो, ये सब सही नहीं है। सरस्वती उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विजय उसकी एक नहीं सुनता है। उसके बाद सरस्वती सोचती है क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए, और वो अपनी हाथ की चूड़ियां तोड़ लेती है और अपने बाल बिखेर कर दौड़ते हुए अपने पिता के पास जा पहुंचती है। पिताजी, देखिए विजय ने मेरे साथ क्या किया है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपने उसे अपने घर पनाह दी और उसने मेरे साथ गलत किया। महर्षि अपनी बेटी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी बेटी पुरुषों से नफरत करती है। इसीलिए वो गांव के मुखिया के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। अब तो बता, क्या तू अपराधी है? ये अपराध तूने ही किया है। तूने कोई जवाब नहीं दिया, तूने चुप्पी साध रखी है, इसका मतलब तूने ही अपराध किया है। तुझे इसके लिए दंड तो मिलेगा ही। चलो, महाराज के पास तुम्हें ले चलते हैं। देवदत्त सिपाही की सारी बातें सुनकर वापस भेज देते हैं और उनकी बेटी गंगा उनके पास आती है। जब देवदत्त से कोई भी समस्याएं हल नहीं होती है, उनकी बेटी बहुत ही बुद्धिमान थी। वो समस्याओं को हल करने में बहुत ही रुचि रखती थी। पिताजी, हमें शीघ्र ही उन तीनों को यहाँ बुलाना चाहिए, महर्षि और उनकी बेटी और उस लड़के को, ताकि हम पता लगा सकें। गंगा के कहते ही तीनों को देवदत्त राजमहल में शीघ्र ही बुलाते हैं। उसके बाद वो वही बात कहते हैं जो गांव के मुखिया को कही होती है। देवदत्त जब विजय की बात सुनता है तो उसे विजय निरपराधी नजर आता है। उसकी बातों से वो बेकसूर नजर आ रहा होता है, लेकिन देवदत्त अपनी बेटी की तरफ देखे जा रहा था कि आखिर वो क्या करे। हमें अपराधी को सामने लाने के लिए सामने वाले कमरे में एक दूसरे को ठहराना चाहिए, तभी अपराध सामने आएगा। अब हम इसे साबित कैसे करेंगे जो साबित हो चुका है? ये मुझ पे छोड़ दीजिए पिताजी, उनसे कहिए फैसला सुनाने में 1 हफ्ते का समय लगेगा, बाकी का मैं संभाल लूंगी। ऋषि मुनि को एक दूसरे कमरे में रहने देते हैं और सरस्वती को एक राजमहल के अच्छे कमरे में और सामने वाले कमरे में विजय को रहने देते हैं। गंगा महाराज के पास आकर कहती है, पिताजी, क्यों ना इसके लिए हमें खुद पता लगाना होगा, आखिर मामला क्या है, कौन गलत है और कौन सही। गंगा अपने पिता को विजय के दरवाजे के पास ले जाती है। महाराज जब दरवाजे के छेद से देखते हैं तो विजय मायूस बैठा रहता है। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती पूरे घर को देख रही होती है। वो हर चीजों को गौर से देख रही होती है और खुश हो रही होती है, और सामने वाले दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलकर देखती है और उसके पास जाती है। विजय वहीं बैठा रहता है। इधर उधर देखकर सरस्वती विजय से कहती है, तूने मुझे मना किया था, तेरा दंड अब तो निश्चित है। मुझे मना करने का ये नतीजा है, सभी ने तुझे गलत कहा है, अब मजा आएगा। गंगा और उनके पिताजी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उसके दूसरे दिन महाराज सभी को बुलाते हैं और कहते हैं, सारी गलती इस सरस्वती की है, क्योंकि इसकी इच्छा विजय ने पूरी नहीं की, इसलिए इसने गलत आरोप लगाए। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऋषि मुनि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इसी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। महाराज विजय को अपनी बेटी के लिए उसका वर चुनता है, लेकिन विजय इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब विजय को जब पता चलता है कि गंगा की वजह से वो निर्दोष साबित हुआ है, तो वो गंगा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बहुत ही धूमधाम से शादी करता है।
उसके बाद दोनों बाप बेटी देवदत्त महाराज के पास जा पहुंचते हैं उसकी शिकायत लेकर। राजा पूछताछ करे उससे पहले मंत्री उससे मिलकर बातें करता है और उन दोनों से बातें करने के बाद सारी बातें सुनते हैं और उसके बाद वो विजय के पास जाता है और विजय से कहता है, जो भी हुआ ये साबित हो चुका है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। कल महाराज इसके बारे में फैसला सुना देंगे। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं। जब तुम चले गए तो ये राज्य श्याम के हाथों में दे दिया गया, लेकिन राज्य को चलाने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। सब कुछ को बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने राज्य को फिर से अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने बहुत पीड़ा सही है, लेकिन अब वो तुम्हारी ईमानदारी को जान चुके हैं। भगवान ने तुम्हें उचित समय पर यहाँ भेज दिया है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम करो जो सही है। फिर दूसरे दिन जब महाराज अपने बेटे को देखते हैं तो वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये श्याम है और वो खुश हो जाते हैं। गंगा महाराज को बताती है कि विजय दोषी नहीं है, वो निर्दोष है। इसके बारे में सारी बातें बताकर विजय को महाराज के सामने निर्दोष साबित कर देती है। उसके बाद ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं। वो जान जाते हैं कि उनकी बेटी की ही गलती है और वो अपने घर को त्याग कर वन में निकल जाते हैं और श्याम को मणिपुर का राजा घोषित कर दिया जाता है और वो खुशी खुशी गंगा के साथ रहता है। ऐसी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।